आपको मैं यूनिट थर्ड समाजशास्त्र का यूनिट थर्ड में इसके पहले यूनिट फर्स्ट में आपको मैं समाजशास्त्र परिचय समाजशास्त्र के विषयों से संबंध बताया था और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध बताए थे। यूनिट सेकेंड में मैं आपको बताया था कि बेसिक मतलब कल्चर इंडियन भारतीय समाज का लिविंग स्टैंडर्ड बताए थे, जिसके अंतर्गत हम आपको जो है कि समाज एवं समुदाय, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, शहरी समुदाय में अंतर, ये सब पर परिचर्चा आपसे हुई है। जो मतलब दोनों से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, समाजशास्त्र परिचय से भी और इससे। यूनिट थर्ड जो था, यूनिट थर्ड में था कि भारतीय संस्कृति की विशिष्टता विविधता में एकता। ये भारतीय संस्कृति की विशिष्टता विविधता में एकता था। भारतीय समाज एवं संस्कृति विशेषताओं में पूछा गया था। तीसरा यूनिट थर्ड में आपको जो मैं बताया था यूनिट थर्ड। अब आज यूनिट थर्ड का अंतिम चैप्टर होगा, जिसमें है कि भारतीय संस्कृति भारतीय समाज में। पहले तो आपको यूनिट थर्ड में कल्चर है, कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर इंडियन सोसाइटी का आपको देखना था, अर्थात भारतीय समाज की विशिष्टता विविधता में एकता पर भारतीय संस्कृति की विशेषता के संबंध में आपको देखना था। तो इस पर आपको हम पिछले कक्षाओं में बताया था कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में ऐतिहासिक विविधताएं में एकता है। यूनिटी कहाँ है भारतीय समाज में? यूनिटी के बारे में आपको प्रजातांत्रिक प्रजातीय विविधता में एकता बताए थे। प्रजातीय विविधता मतलब है कि भारत में दुनिया में कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वही प्रजाति भारत इतना विशाल देश होने के नाते आप ऐसे कह सकते हैं कि भारत में मतलब प्रजातीय विविधता पाई जाती है। प्रजातीय विविधता से तात्पर्य है कि भारत में इस तरीके की तीन तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं: काले, श्वेत और पीले रंग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस विविधता के साथ साथ भी आप दक्षिण भारत देखते हैं काले, और इधर आप देखते हैं तो नेपाली साइड देखते हैं, पहाड़ी साइड देखते हैं, तो उनकी बनावट, शारीरिक बनावट, इस तरह से भारत में प्रजाति विविधता है। भौगोलिक विविधता में एकता है। भौगोलिक विविधता से एकता से तात्पर्य है कि आप देख सकते हैं कि भारत के 2800 प्रदेशों में और प्रदेश संघ शासित राज्य 28 राज्यों में और 7 संघ शासित जो प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेशों को मिलाकर हम देखते हैं भारत में विविधता में एकता भौगोलिक दृष्टि से हमको देखने को मिलता है। धार्मिक विविधता में एकता हमको मिलता है। भारतीय समाज की विशेषता मुख्य रूप से है कि धर्म के आधार पर भारत में जो है तमाम तरीके की जो है कि धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता के अनुसार हमें भारतीय संविधान मान्यता को हमें भारतीय संविधान भी देता है और समाज भी मान्यता देता है। जैसा कि हमने देखा है कि भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताओं में धर्म की विशेषता और धर्म की विविधता में अनेकता में एकता हमें समाहित होता है। जैसा कि हम देखते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, जो ये सभी धर्म भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति भारतीय आर्य समाज के पुराने परंपराओं के अनुसार भारत में पाए गए हैं। जबकि इस्लाम धर्म माने मुस्लिम धर्म और इसके साथ साथ ईसाई धर्म, ये दो धर्म विदेशी धर्म हैं, वो भी भारत में मान्यता प्राप्त है। भारत में उसके अनुयायी भी हैं, ईसाई के भी अनुयायी हैं और मुस्लिम धर्म के भी अनुयायी हैं। लेकिन सब में विविधता में अनेकता में एकता है। सभी देखने में अनेक हैं लेकिन फिर भी एक है। उनका रहन सहन, उनका जो है कि मतलब देश के प्रति, समाज के प्रति सोच, भावनात्मक लगाव, ये सारी चीज़ें विविधता हमको एकता दिखाई देता है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में एकता हम देखते हैं कि समाज हमारा जो है हर धर्म का, हर वर्ग का, हर संस्कृति का अपना अपना है, लेकिन उसके बाद भी हम अनेकता में एक है। जैसा कि हम देखते हैं समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि सबका जाति क्या है? जाति एक विस्तृत जो है एक समूह है जो उस समुदाय को, उस वर्ग को प्रसारित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से कि
सभी लोगों की, सभी धर्मों की संस्कृति अपना अलग अलग है। हिंदू धर्म की संस्कृति अलग है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म कर्म कांड, खान पान सभी अलग हैं। इस्लाम धर्म के अलग हैं, यहूदी धर्म के अलग अलग हैं, ईसाई धर्म के अलग हैं, सिख धर्म के अलग हैं, बौद्ध धर्म के अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सभी भारतीय हैं। यह हमारी अनेकता में एकता का गुण समाहित होता है। और अंत में हम देखते हैं कि राजनीतिक विविधता में एकता है। राजनीतिक दृष्टि से जो है कि हम विविध हैं, लेकिन फिर भी हम अनेकता में एक हैं। और इस तरह से आपको एक प्रश्न आपको बनता है समाज से भारतीय संस्कृति विविधता में एकता में जो पड़ता है कि भाषाई क्षेत्रों पर भाषाई विविधता में एकता की व्याख्या करिए। भारतीय समाज में भाषाई विविधता में एकता की व्याख्या करिए। लैंग्वेज डाइवर्सिटीज इन यूनिटी इन लैंग्वेज डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया। भारत में विविधता में एकता भाषाई आधार पर व्याख्या करिए। तो हम भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से भाषा और जात के संबंध में हम देखते हैं तो ये पुरानी कहावत हमको यहाँ मिलता है कि 5 कोस पे बदले पानी, 10 कोस पे बानी। भाषा संस्कृत के अनुसार हम अगर देखते हैं देहाती परिप्रेक्ष्य में, ये कहावत है 5 कोस पे बदले पानी, 5 कोस पे बदले पानी और 10 कोस पर बानी। अर्थात बाणी जो है 10 कोस पर बदल जाती है। इस तरह से हम देखते हैं 10 कोस मतलब लगभग 30 किलोमीटर। और एक सामान्य सी बात है, आप देखते हैं कि 15 किलोमीटर के बाद पानी बदल जाता है। यहाँ का पानी, जैसे आप सोनगांव में हैं, यहाँ का पानी अगर आप 15 किलोमीटर आप जाते हैं, दोस्तपुर जाते हैं या इधर मालीपुर चले जाते हैं, इधर टांडा चले जाते हैं, 15 किलोमीटर के बाद का पानी का जो स्वाद है बदल जाता है। तो ये आम सी बात है, ये हमारे धर्म की, हमारे संस्कृत की, हमारे सभ्यता की प्राचीन व्यवस्था है और उसको मान्यता मिला है, माना जाता है। जैसा कि बहुत सटीक शब्द है कि 5 कोस पे बदले पानी और 10 कोस पर बानी। तो भाषा के आधार पर हम विविधता देखते हैं। तो हमारे भारतीय समाज में भाषा भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषा कहा गया है, मान्यता दिया गया है। जिसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं कि हिंदी भाषा, अब आ जाइए हिंदी भाषा पर। भाषा के आधार पर विविधता में एकता, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कि भाषा भारतीय समाज में विविधता भाषा के आधार पर अनेकता में एकता का सम्मिश्रण है, व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन आपको आएगा, भारतीय समाज में विविधता में भाषा के आधार पर अनेकता में एकता की व्याख्या करिए। अब आपको भाषा बताना है, पूरी भाषा पर लैंग्वेज पूरी जो है आपको डिस्कस करना है। अब यहाँ देखिए हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हिंदी भाषा समझने के लिए हमको जो है मुख्य रूप से हम जानते हैं हिंदी भाषा से तात्पर्य है लिपि देवनागरी भाषा। अर्थात भारत के कुल जनसंख्या का एक ताज़ा आपको आंकड़ा है कि भारत के कुल जनसंख्या का, संपूर्ण भारत के कुल जनसंख्या का लगभग आज वर्तमान परिस्थितियों में 42% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। अर्थात हिंदी भाषा 42% लोग बोलते हैं। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार राजभाषा को, भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है। जैसा कि हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में भी मिलता है भारतीय भाषा के संबंध में कि भारत भाषा राजभाषा देवनागरी हिंदी लिपि होगी, हिंदी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि राजभाषा के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली आदि सभी इस प्रदेशों में भाषा जो है हमारी हिंदी भाषा होती है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। और भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से कि संपूर्ण भारत का 40% भाषा संपूर्ण भारत के जो 28 राज्य हैं सबको मिलाकर हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से कि 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
अब हिंदी भाषा को हम देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 243(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया है। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(1) में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(1) में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, ठीक ना। इसके बाद हम बंगाली भाषा देखते हैं। बंगाली भाषा उत्तर भारत, बंगाली भाषा प्रमुख रूप से बंगाल में बोली जाती है। इसका प्रयोग भारत की कुल जनसंख्या के लगभग जो है 7% लोग, 6.5% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 6% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी महान पुस्तक गीतांजलि को बंगाली भाषा में ही लिखा है, बंगाली भाषा में ही लिखा है। अर्थात बंगाली भाषा जो है मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बोली जाती है। मराठी, अगला तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा जो है, तेलुगु भाषा भी भारत के तमिल स्टेट में, मतलब तमिलनाडु, दक्षिण हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, जो मैसूर था, ये आदि क्षेत्रों में तमिल भाषा बोली जाती है। तमिल भाषा सामान्यतः समझ के बाहर होती है। बंगाली तो आप समझ सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन तमिल भाषा आप नहीं समझ पाएंगे। तमिल भाषा ये तमिल में बोली जाती है। तेलुगु भाषा जिसको कहते हैं वो तेलुगु भाषा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 4.5% लोग बोलते हैं। भारत की जनसंख्या उसका 4%, 5% लोग तेलुगु बोलते हैं। इसके बाद तमिल भाषा है, नहीं तेलुगु के बाद मराठी भाषा, जहाँ तक आप जानते हैं महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रचलन है। मराठी भाषा वहाँ बोला जाता है। अब जनसंख्या के और घनत्व के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा पूरे देश का 7.3% लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं। मराठी भाषा भी हिंदी भाषा से मिलता जुलता रूप होता है। तमिल भाषा दक्षिण के प्रांतों में बोली जाती है, जिसे द्रविड़ संस्कृत के नाम से जाना जाता है। और यह जनसंख्या का 4% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। उर्दू भाषा अरबी, फारसी एवं हिंदी तीनों का मिश्रण है। उर्दू भाषा अरबी, फारसी एवं हिंदी तीनों का मिश्रण है, जो प्राचीन समय से बोली जाती है। मुस्लिम शासनकाल के शासकों द्वारा यह जो है एक कई भाषाओं का सम्मिश्रण करके उर्दू भाषा है। मुख्यतः उर्दू भाषा इस्लाम भाषा है। उसमें इस्लाम की जो भी धर्म ग्रंथें हैं उर्दू में हैं। अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल से पहले जब भारत में मुस्लिम शासनकाल था, विदेशों से मुसलमान आए, मुस्लिम शासनकाल के समय से ही उर्दू भाषा का प्रचलन भारत में रहा है। पहले बहुत अधिक था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद इन भाषाओं पर धीरे धीरे जो है नियंत्रण किया गया और मुख्यतः जो है उर्दू भाषा भारत की भाषा, राजभाषा तो ही है, बोली जाती है। और उर्दू में भी काम होते रहे हैं भारतीय संसद से लेकर राज्य विधानमंडलों में, न्यायालयों में, लेकिन प्राचीन समय में, इस समय नहीं। इसके बाद गुजराती भाषा जहाँ तक आप देखते हैं काठियावाड़ में बोला जाता है। इसकी भाषा का प्रचलन मुख्यतः काठियावाड़ में है। 4-5 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। देश की आबादी का कुल यह जो है अन्य प्रदेशों को मिलाकर कुल देश की आबादी का 4.8% लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। मलयालम भाषा तमिल भाषा का ही एक उपरूप है। तमिल भाषा का ही एक उपरूप है। ये मलयालम भाषा बोली जाती है। उड़ीसा भाषा, उड़िया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल जनसंख्या का 2% लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। पंजाबी भाषा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों में बोली जाती है। यह कुल जनसंख्या का 3% लोग उड़िया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं। पंजाबी भाषा कुल देश की कुल जनसंख्या का 3% लोग पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं।
असमिया है, असम की भाषा है, जो पूर्वी भारत में जो तीनों पूर्वी भारत की जो 7 राज्य हैं, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब जितने, गोवा नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ये जो प्रदेश हैं पूर्वी भाषा के, ये सब संबंधित असमी भाषा और असमिया भाषा के रूप में ज़्यादातर बोले जाते हैं। सिंधी भाषा को भी आप इस तरह से आप देखे हैं, राजस्थानी भाषा है, सिंध प्रांत में सिंधी भाषा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा को राजस्थान में जोधपुर विश्वविद्यालय के स्थानीय भाषाओं के रूप में ये मान्यता दिया गया, जिसका मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा है। इसके बाद बिहारी भाषा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी भाषा मैथिली भाषा है, जो एक भोजपुरी भाषा के रूप में जानी जाती है। बिहारी भाषा भोजपुरी भाषा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है संस्कृत भाषा को जानते हैं, देवनागरी लिपि भाषा है, देवनागरी भाषा है, लिपि भाषा है। जैसा कि हम देखते हैं कि संस्कृत प्राचीन भाषाओं का एक देव भाषा है। संस्कृत को हम देखते हैं, संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत देव भाषा है। देव भाषा से तात्पर्य है कि यह जो है मुख्य रूप से अगर हम संस्कृत भाषा को देखते हैं तो हमें प्राचीन भारत में श्रीमद् भागवत गीता में संस्कृत भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश जो दिया था वह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा था, और देव भाषा इसलिए उसको देव भाषा बोला जाता है। इस तरह से भारत में भाषाओं के अनुसार विविधता में एकता है, अर्थात भाषाओं के अनुसार अनेकता में भारत में एकता है। इस तरह से आपका 3rd यूनिट समाप्त होता है। अब अगले दिन से आपको 4th यूनिट में परिचर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।